हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो जाएगा 1-2 मिनट में, इंस्टॉलेशन हो रहा है। ओके, शैल वी स्टार्ट? नाउ दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ आवर डेटा एनालिसिस पार्ट। ओके, I told you there are basically 4 or 5 steps in data analysis. In first step, we have discussed about the tabulation of data, how to tabulate our raw data. Okay, prepare tables, prepare frequency distributions like discrete frequency distribution, continuous frequency distribution, and all these things. Okay, in the second step, we are in the diagrammatic representation of data, how to represent our data in the form of different types of diagrams. It may be a simple bar diagram, histogram, pie chart, line chart, all different types of charts are given, and the chart menu is there. Okay, now third step is to compute the descriptive statistics. Okay, now see, and we are basically interested in computing the descriptive statistics, then correlation regression analysis, testing of hypothesis using MS Excel. Okay, so let us start with the descriptive statistics. Now what basically the descriptive statistics includes? Okay, descriptive statistics में आता क्या क्या चीज है? In the descriptive statistics, we are basically interested in computing different types of measures. Okay, first is the measure of central tendency, second the measure of dispersion, next is the skewness, and next is the kurtosis. Okay, so what is the utility or what is the need of this thing? See, whenever we are having the data with us, it is very huge. ओके, जब कभी आपके पास में आप डेटा कलेक्ट करते हो, बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेट आपके पास में होता है। कल अगर आपने वो डेटा बिग डेटा वाला अगर सेशन आप लोगों ने किया होगा, तो बिग डेटा में आपने देखा होगा जो डेटा हम लोग हैंडल करना चाहिए बहुत बड़े साइज का होता है, और उस साइज के डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास में उतने कैपेबल टूल्स चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या की जाती है, whenever we are having the data, after representation we have to summarize that data. Summarize data by computing different types of measures for that data. So first measure is the measures of central tendency, which includes arithmetic mean, median, mode, and then harmonic mean and geometric mean. Okay, what is the utility of this? ऐसा क्यों करना है? Why? Because it provides us a single representative value of the whole data. आपके पास में 100 ऑब्जर्वेशन हो गए, उसका अरिथमेटिक मीन सिंगल ही होता है। 1,00,000 भी ऑब्जर्वेशन हो गए तो उसका अरिथमेटिक मीन सिंगल ही होता है। मीन दैट सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट डेटा, ये उसकी यूटिलिटी होती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू फर्स्ट कंप्यूट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स फॉर द गिवन डेटा सेट। ओके, उसमें अरिथमेटिक मीन हम लोग सिंपली एवरेज बोलते हैं। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स व्हाट, आप लोगों को पता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? हुआ है क्या मीन मीडियन मोड थ्योरी में? सो वो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं। व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, डू यू नो? बोर्ड नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स व्हाट? सी, उसका नाम ही सजेस्ट करता है हम लोग को। सेंट्रल मीन्स इन द सेंट्रल पार्ट, टेंडेंसी मीन्स नेचर। आगे ध्यान में, whenever the data is collected, it is observed that beyond from the extreme limit, maximum number of observations are gathered in the central part. Okay, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जब भी कभी डेटा कलेक्ट करते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है कि उसके एंडिंग लिमिट्स कुछ और होते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, सेंट्रल पार्ट में आते हैं। जैसे एक सिंपली हम लोगों ने हाइट्स का डेटा अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, इफ वी आर कलेक्टिंग द हाइट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ओके, 100 स्टूडेंट का डेटा हम लोग कलेक्ट करना है। इफ मिनिमम हाइट इज से 4 फीट एंड मैक्सिमम हाइट इज से 7 फीट, ओके, स्टूडेंट्स में हम लोग मिनिमम फीट, उससे कम हाइट वाले बहुत कम लोग होते हैं, और 7 फीट के ऊपर वाले बहुत कम लोग ओके। लेकिन व्हेन वी ऑब्जर्व और कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, 4 to 4.5 जो रेंज है ना, या 4.7 या 5 तक हम लोग जाते हैं कि नहीं, तो 4 to 5 के बीच में आप लोग 100 लोग का डेटा लिया हो, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 20 पीपल्स आर देयर, 15 to 20 पीपल्स हैविंग द हाइट्स इन बिटवीन 4 and 5. ओके, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट 6 to 7, ओके, 6 फीट से 7 फीट के बीच में अगर आप सोचते होंगे, तो मैक्सिमम उसमें 10 लोग भी नहीं आते। इफ यू आर कलेक्टिंग द डेटा ऑफ 100 पीपल्स, 10 लोग भी उस हाइट में नहीं आते जिनकी हाइट 6 फीट के ऊपर होगी 7 फीट तक। यानी कि कितने पीपल्स हो गए, पहले हाफ में हो गए अपने 4 to 5 में 20, और इधर अगर हम लोग लेते हैं 6 to 7 में कितने हो गए, 10, 30 पीपल्स आर देयर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स आर हैविंग हाइट इन बिटवीन 5 feet to 6 feet, इजंट इट? अगर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, इसमें से अगर मैंने मैक्सिमम लोगों का अगर डेटा अगर मैं कलेक्ट करता हूँ, तो उनकी हाइट इसी के बीच में आती है, in between 5 feet to 6 feet, isn't it? It means that whenever the data is collected, ending limits कुछ और होता है। जैसे 4 और 7 एंडिंग लिमिट्स हो गया, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गैदर्ड इन सेंट्रल पार्ट। वो सेंटर में आ जाते सारे के सारे। कोई भी डेटा आप लो, हाइट का लो, वेट का लो, कोई भी लो। जैसे पासिंग परसेंटेज का हम लोग बोलते हैं, पासिंग परसेंटेज 35 से स्टार्ट होता है, 100 को एंड होता है, isn't it?
लेकिन इफ वी कलेक्ट द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द परसेंटेज इन बिटवीन 55 to 85, इजंट इट? अगर आपके भी परसेंटेज आप सोचते हो तो इन बिटवीन 55 to 85 में ही बैठता है वो। 85 के ऊपर वाले बहुत कम लोग होते हैं और 55 के बिलो वाले बहुत कम। मींस व्हेनेवर द डेटा इज कलेक्टेड इज गैदर्ड इन द central part, this tendency of data is known as the central tendency of the data. Okay, so whenever the statistical data is collected, data is showing this kind of tendency. Maximum वो क्या होते हैं, central part में गैदर होते हैं, फिर उसको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ता है। Those are analyzed using its measures, which are the arithmetic mean, then median, then mode, then harmonic mean and geometric mean. Depend on the nature of the data, depend on the situation, depend on the objective of the study, you have to use any average. You can use mean, you can use median, you can use mode or anything else. Okay, that we have to compute using the formula option in our Excel. Okay, ये हो गया पहला। दूसरा आप देखिए, सेकंड होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन का क्या यूज है? मैंने आपको बोला कि डेटा सेंट्रल पार्ट में गैदर्ड होता है, उसका मीन मीन्स उसकी सिंगल वैल्यू होती है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल सा। ओके, टेल मी द 5 ऑब्जर्वेशन whose arithmetic mean is 3. Tell me the 5 observation whose arithmetic mean is 3. 1, 2, 3, 4, 5. इतने हो गए क्या? I can have like this 3, 3, 3, 3, 3. पांचों 3 भी ले लिया मैंने, फिर भी क्या होता है? अरिथमेटिक मीन 3 ही हो रहा है। आगे ध्यान में, पहला डेटा सेट मैंने क्या लिया? 1, 2, 3, 4, 5, उसका भी मीन क्या है? 3 है। दूसरा डेटा सेट क्या लिया? 3, 3, 3, 3, 5 टाइम्स, उसका भी मीन क्या है? 3 है। इट मीन्स दैट अरिथमेटिक मीन ओनली शोज द सेंट्रल पार्ट, इट डजंट शो द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं मेरे क्वेश्चन को। टेल मी द 5 ऑब्जर्वेशन हुज अरिथमेटिक मीन मीन सेंट्रल वैल्यू इज 3 एंड वेरिएशन अमॉन्ग द वैल्यूज इज 1। 5 ऑब्जर्वेशन है, सेंट्रल वैल्यू क्या है उसकी? 3 है, यानी कि उसके पहले 2 ऑब्जर्वेशन हो गए, उसके बाद में 2 ऑब्जर्वेशन हो गए, सभी में का वेरिएशन कितना है? 1 का है। तो कौन से ऑब्जर्वेशन हो गए फिर वो? इट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेंट्रल वैल्यू क्या हो गई? 3, बराबर है। उसके पहले 2 आए गए, उसके बाद में 2, सभी में का वेरिएशन कितने का है? 1 का है। आगे ध्यान में, जैसे मैंने उसको और क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, टेल मी द 5 ऑब्जर्वेशन हुज अरिथमेटिक मीन इज 3 एंड वेरिएशन बिटवीन वैल्यूज इज 0, मींस देयर इज नो वेरिएशन। तो सेंट्रल वैल्यू भी 3 आएगी। पांचों ऑब्जर्वेशन है, किसी में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब पांचों के पांचों ऑब्जर्वेशन क्या हो गए? 3, isn't it? It means that when we have the variation in the data, we can understand the scatteredness or spread of the observation from where it is started and where it is ended. आगे ध्यान में, तो ये होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आ गया? स्कैटर्डनेस मींस डिस्पर्शन। ओके, कहां से डेटा स्टार्ट हुआ है, कहां है? मीन क्या बोलता है? सेंटर में क्या है? From the measures of central tendency, you can get an idea about only the central part of the data. But the dispersion provides us from where it is started, where it is ended, and what is the variation between all the values. Okay, because measures of dispersion provide us the average variation between the value. इसीलिए डेटा को एनालिसिस करने के पहले आपको उसका सेंट्रल टेंडेंसी एनालाइज करना जरूरी है, उसका वेरिएशन एनालाइज करना जरूरी है। तो वेरिएशन एनालाइज करने के लिए हमारे पास में 2 टाइप के मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। उसमें से एब्सोल्यूट में रेंज आता है, वेरिएंस आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ये डेटा में क्यों कैलकुलेट करते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेरिएशन इन द डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिएशन वी ट्राई टू मिनिमाइज दैट वेरिएशन। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस लिए करते हैं हम लोग? कि वो जो वेरिएशन को मिनिमाइज करना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इसके लिए आपको पहले वेरिएशन तो पता होना चाहिए, isn't it? How much the variation in the data you know, then you try to minimize it, otherwise how can you minimize it? That's why this is the utility of measures of dispersion. These are some measures what we are going to calculate using the formula. उसके बाद में आता है स्क्यूनेस एंड कर्टॉस। ये जो 2 होते हैं डायग्रामेटिक रिलेशन शो करते हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टॉस। स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री मींस व्हाट? व्हेनेवर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो एंड अबोव द सेंट्रल वैल्यू आर इक्वल, then that data is called as the symmetric data. सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है, उसके पहले और उसके बाद में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। और उसका ग्राफ अगर हम निकालने जाते, इट इज अ बेल शेप ग्राफ, उसका बेल शेप ग्राफ आता है, एग्जैक्टली बेल शेप। आगे ध्यान में, पर अगर ये सिमेट्री नहीं है, अगर उसके अपर पार्ट में ज्यादा ऑब्जर्वेशन है या उसके लोअर पार्ट में ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, तो इट इज अ स्क्यूड डेटा। आगे ध्यान में, इट मे बी अ पॉजिटिवली स्क्यूड और इट मे बी अ नेगेटिवली स्क्यूड। तो वो स्क्यूड डेटा अगर होगा तो उसका एनालिसिस अलग मेथड से करते हैं,
और सिमेट्री होगा तो उसका एनालिसिस अलग मेथड से करते हैं. सो these things what basically provides us a way of analysis. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, आपको वे प्रोवाइड करता है कि आपको कौन सा टेस्ट लगाना है, कौन सा मैथमेटिकल मॉडलिंग करना है, कोरिलेशन करना है क्या, रिग्रेशन करना है क्या, करना है कि नहीं है, किस टाइप का डेटा आपके पास में. ये सारी चीजों के लिए आपको ये मेजर सबसे पहले कैलकुलेट करते आना चाहिए. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज वी आर गोइंग फॉर द फर्दर एनालिसिस. दिस इज नोन एज द प्राइमरी एनालिसिस ऑफ योर डेटा. यहां से एक्चुअल में आपका एनालिसिस स्टार्ट होता है, प्राइमरी एनालिसिस. आगे ध्यान में. अब जब हम लोग जाते हैं डेटा सेट लेते हैं एंड डेटा सेट के हिसाब से वी ट्राई टू एनालाइज दीज मेजर्स. ओके, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम 3 डेटा सेट्स का स्टडी किया था. ओके, जिसमें आपके पास में डेटा था, एक था डेटा, देन सेकेंड वन इज द स्प्लिट डेटा एंड नेक्स्ट वन इज द कंटिन्यूअस डेटा. ओके, वी फर्स्ट स्टडी to compute the different types of measures for the ungrouped data. Okay, अब मैंने आप लोग बताया सबसे पहले हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करेंगे. उसमें आता है अरिथमेटिक मीन, देन मीडियन, देन मोड एंड अदर. ओके, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यू हैव टू टाइप जस्ट हियर मीन. ओके, एंड जस्ट इक्वल टू एंड सिलेक्ट इट डेस्टिनेशन सेल जहां आपको वैल्यू चाहिए. अब यहां पर क्या है आपका, आइदर कैलकुलेट करो यूजिंग द फॉर्मूला ऑप्शन, या पूरा पूरा एक ही साथ यूजिंग द डेटा एनालिसिस ऑप्शन. दोनों आपको बताता हूँ, दोनों में से आपको जो सुटेबल रहेगा आप वो उसको यूज करना है. आगे ध्यान में, एक तो आप इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन करेंगे हर एक चीज के लिए फॉर्मूला ऑप्शन, या डेटा कर देता है. ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट हाउ कैलकुलेट इंडिपेंडेंटली ईच मेजर. ओके, लाइक इंसर्ट ऑप्शन, देयर इज ऑप्शन फॉर फॉर्मूलाज. आपका वो फॉर्मूला बार देखिए, ऊपर जो आपका जो मेनू बार है उसमें फॉर्मूलाज करके ऑप्शन है, isn't it? Whenever we are going in the formulas, in the left hand corner we are having insert function option, insert function, isn't it? When we open this window is open, insert function, पर select category, इस टाइप को वहां पर विंडो मोस्ट रिसेंटली यूज, उसमें जाकर हम लोगों ने सिलेक्ट करना है स्टैटिस्टिकल. ओके, मींस ऑल द स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आर बिलो. जितने भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन है उसका पूरा लिस्ट आपके नीचे आपके पास में आ जाएगा. आगे ध्यान में, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन से. whenever we have to calculate the arithmetic mean के लिए फंक्शन यहाँ पर होता है एवरेज, विच इज द सेकंड नंबर ऑप्शन. ओके, उसको क्लिक कीजिए, नीचे वो बताता है कि वो फंक्शन क्या करता है. एक्चुअली इफ वी सिलेक्ट द फंक्शन इट गिव्स अस return average, that is arithmetic mean of the arguments of the, okay, which can be number or array of references the numbers. आगे ध्यान में, तो ऑप्शन जो आपके पास होंगे वो आपको कैलकुलेट करके देता है उसका अरिथमेटिक मीन. सो सबसे पहले एवरेज फंक्शन मैंने सिलेक्ट किया एंड जस्ट क्लिक आया ओके. ओके को क्लिक करना है तो एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगा, उसका नाम होता है फंक्शन आर्गुमेंट्स. आगे ध्यान में, इसमें हम लोग को डेटा इनपुट देना है. तो डेटा इनपुट देते समय देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये आप जितने चाहिए उतने ऐड कर सकते हैं इसमें. किस लिए होता है ये, जितने मल्टीपल सीरीज आपके पास में जिसका आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है उतने आप ले सकते हो. हम लोग आपके पास में अभी एक ही सीरीज है, दैट इज मार्क्स वैल्यूज, इजंट इट. हमारे पास में एक ही सीरीज, ये तो हमारा नोटेशन है ना, याद है, ये मैंने सिर्फ आपको नोटेशन करके दिया था, सीरियल नंबर और रोल नंबर, दीज आर नोटेशन, दीज आर नॉट एक्चुअली अपर वैल्यूज. वैल्यूज आर दिस मार्क्स, और सिंगल सीरीज है तो वी आर जस्ट गिव द इनपुट इन द नंबर 1. ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड सिलेक्ट योर आर्गुमेंट्स, मीन सिलेक्ट योर वैल्यूज ओनली. आप लोगों को सिर्फ आपकी वैल्यूज सिलेक्ट करना है एंड जस्ट यू हैव टू गिव द इनपुट हियर. ओके, यहाँ पर आपका जो सेल होता है डेस्टिनेशन जहां पर आपकी वैल्यूज है वो वैल्यू वहां पर आ जाएगी. जस्ट प्रेस ओके, you will get the value of arithmetic mean here. okay, देखो कैलकुलेट करके आती है क्या. सिंपली क्या करना है, इंसर्ट फंक्शन में जाना है, उसमें जाने के बाद में सॉरी इंसर्ट फंक्शन, उसमें जाकर आपको देन प्रेस ओके. ठीक है, ओके प्रेस करने के बाद में नंबर, आइदर यू टाइप द नंबर्स, अगर आपको टाइप भी कर सकते हो. इफ यू आर नॉट एबल टू टाइप, अगर नंबर ज्यादा है तो जस्ट यू हैव टू select these numbers like this, इसको select करो and just give here input and press OK, you will get the value of average. इतना आ रहा है क्या, कोई भी एक डेटा सेट लीजिए, उसमें यही डेटा सेट अगर आप डेटा सेट करके अरिथमेटिक मीन देयर और नॉट आ रहा है.
हो गया सबका? ये डेटा सेट लीजिए जो मैंने दिया है, या कोई भी डेटा सेट आप ले सकते हो, यू कैन टेक एनी डेटा सेट एंड यूज द फंक्शन इंसर्ट देयर। इंसर्ट में एवरेज में जाइए, एवरेज लेने के बाद में सिंपली उसमें आपको नंबर देना है। सिलेक्ट योर नंबर्स, give the input and just press OK. If anybody having difficulty, please ask me. Shall I repeat? हो गया? रिपीट करना हो तो मुझे बोलिएगा। Only select the numbers, huh? Don't select the titles. Don't select the title. Select your number only. हो गया है? हो गया सब लोगों का? What happened? You are not. Where is your data? Okay, okay, okay. Insert, then function, then you have to select the average and enter their number. Okay. आ गया? हाँ, करेक्ट है। ओके, करेक्ट है एकदम। हो गया? इसमें दे दो, नहीं इसको ओके कर दो। ये आ गया उसके लिए, वैल्यू गलत ऊपर दिखता है आपको। सर ये मीन आ गया ना? आ गया? हाँ, ये अरिथमेटिक मीन आ गया। नाउ इफ यू वांट द मीडियन फंक्शन, फाइंड देयर, उसमें मीडियन फाइंड कीजिए सिंपली। देखो, अगेन गो इन द इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन में जाने के बाद में स्टैटिस्टिक में जस्ट पहला फंक्शन ए आता है, उसके बाद में मीडियन आता है। ओके, सेम प्रोसेस, फिर से आपको डेटा सिलेक्ट करना है। सेम वैसे ही करना, जस्ट सिलेक्ट द फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में जाना है, उसमें एम जब हम प्रेस करते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा नीचे थर्ड नंबर का ऑप्शन होता है मीडियन। ओके, थर्ड नंबर ऑप्शन इज द मीडियन देयर, जस्ट कंप्यूट मीडियन। फॉर्मूलाज में जाओ, फॉर्मूलाज में, हाँ ये इंसर्ट फंक्शन आ गया। हाँ, इसमें अभी इधर स्टैटिस्टिकल कर दो पहले इसको, स्टैटिस्टिकल नीचे नीचे वाला ये स्टैटिस्टिकल जो, हाँ वो। अब इसमें ढूंढो एम, एम प्रेस करके मीडियन का, एक तो एवरेज निकालना है, तो ये पहला मीन वाला उसको लो, एवरेज सेकंड सेकंड वाला। ओके, ओके करना है उसको, ओके कीजिए उसको, पहले इसको ओके कीजिए। हाँ, नाउ यू प्रेस दिस बटन, दिस नो नो, फर्स्ट प्रेस दिस बटन, नाउ सिलेक्ट द नंबर्स, ओनली द नंबर्स, ओनली दैट कॉलम, ओनली दैट कॉलम, ये इधर का कॉलम नहीं आना चाहिए। ठीक है? हाँ, जस्ट प्रेस दिस वन, इसको इनपुट देते हैं हम लोग, अभी सिलेक्ट किया इनपुट, अब ओके करो उसको। आ गया 4.3। वैसा ही अभी मीडियन ढूंढो, जैसे मैंने आपको मीन ढूंढना है वैसे मीडियन ढूंढना है। फाइंड आउट द मीन, देन मीडियन, अलग अलग सारे ऑप्शंस उसमें, हार्मोनिक मीन, मोड। अभी देखिए थर्ड फंक्शन, यू हैव टू फाइंड आउट दैट मोड। ओके, फाइंड आउट ओवर देयर मोड, सेम थिंग यू हैव टू डू, फाइंड द फंक्शन मोड देयर and select data, you will get the value of mode. Okay,
सिंपली इसी में अगर हम लोग कंटिन्यू करते हुए जाते हैं, आपका फंक्शन है मोड। ओके, मीडियन के नीचे अगर आप जाते हो तो वहीं पर आपको फंक्शन मिलता है मोड, द फंक्शन मोड एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर। क्या करना है, इंसर्ट फंक्शन में जाके एम प्रेस कीजिए, देन 6 नंबर पर आपका फंक्शन। ओके, जस्ट सिलेक्ट द वैल्यूज, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ मोड। हाँ तो सिंगल, हाँ गैस, हाँ वाला पहला मोड का ऑप्शन। हाँ सॉरी, हाँ देखिए मोड के ऑप्शन में जब हम लोग जाते हैं इंसर्ट फंक्शन में, सी इंसर्ट फंक्शन में जब हम लोग मोड के ऑप्शन में जा रहे हैं तो आपके पास में मोड के दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको। तुमच्या याच्यात दोन आहे, बाकी 7 मध्ये एकच होतं। ओके, सी मोड के ऑप्शन में जब हम लोग जाते हैं तो मोड में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है आपका मोड, वो आपको यूज करना है। उसके नीचे लिखा होता है रिटर्न द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू। ओके, दैट फंक्शन यू हैव टू यूज एज अ मोड। सिमिलरली number of options, see these are the single, select, get, okay, single। आ रहा है सब लोग का। सिमिलरली आप लोग को फाइंड आउट करना है हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक। खुद फाइंड आउट करो, उसी में आपको पास में ऑप्शन है हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड आउट बाय योर ओन वेज। ओके, सो दीज आर द 5 डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप लोगों का हो गया, आ गया। अभी हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कीजिए। नाउ फाइंड आउट हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक बाय सिमिलर वेज। ओके, insert for, go for the, then insert function, yes yes yes, वहां पर ज्योमेट्रिक जो सेल आप, हाँ नहीं, तो कहाँ चाहिए मोड आंसर आपको, क्या करना है, इंसर्ट अभी यहाँ पर पहले क्लिक कीजिए नीचे, एक्सप्लेनेशन सेल पे उसके नीचे है फंक्शन में जाना, देन गो फॉर द मीडियन, इसको क्लिक करो यहाँ फंक्शन सिलेक्ट करो, कोई भी सिलेक्ट करो, जस्ट क्लिक एम, ऊपर जाओगे तो एम वाले फंक्शन आगे चलना। Why it is not going to come again, first delete to that value, delete, okay, here insert, no, just press M, just press M, M. Find out their mode, this one, okay, select, okay, select your, okay, press okay, no value is there because here no value is repeated. Okay, so it is not giving you the value of mode. If in the Windows 10 there is a window mode multiple option, in that you will get the value. Okay, no value. There are-
करून राहिले, आ रहा है? हाँ, मीन मीडियन मोड तीनों आ गए। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना, उसी में से हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक एच मीन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना। आ रहा है सब लोग को? हो गया सेंट्रल टेंडेंसी। इफ यू आर फिनिश अबाउट यस, क्या हुआ? देखिए सिंपली आप एक काम कीजिए, मैं जो बोलता हूँ, पहले आपको जहां आंसर चाहिए वो सेल सिलेक्ट करो। करो ये वाली सेल सिलेक्ट, नीचे नीचे वाला यहाँ मीडियन की वैल्यू चाहिए ना, उसको सिलेक्ट कीजिए। नीचे नीचे वाला उसके, उसको सिर्फ आ गया। गो इन द इंसर्ट फंक्शन, प्रेस देयर। हाँ, नाउ यहाँ पर जाइए पहले इसमें, ये एरो एरो एरो, ये एरो, हाँ। देन गो फॉर द स्टैटिस्टिकल फंक्शन, ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, स्टैटिस्टिकल वाला, स्टैटिस्टिकल Okay, वाला। for the online participants, we are going to learn about the geomin. थर्ड नंबर, थर्ड, हाँ वो थर्ड। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है मीडियन। ओके, दिस इज द मीडियन, प्रेस ओके। नाउ सिलेक्ट डेटा, Where is the geomin over here? डेटा को ही सिलेक्ट करना, प्रेस ओके। Okay, आ so गया after that, ये we select the data, मीडियन। and after the selection data, you can see this is the geomin. निकालना है। अगेन अगेन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, देखो यहां तक हो गया सब लोगों का। सुनिए, मीन मीडियन मोड हो गया, हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तक हो गया है। उसी में ऑप्शन है आपके पास में, देखिए नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए सेम ही है, you have to just go in the insert function. Okay, if we are interested in calculating variance, okay, just place V, and VAR is the option there, variance. Okay, select OK and select your data. You will get the value of variance there. VAR option is there. See, this is VAR. Variance is option there. Okay, these are the VAR. See, VAR. See, VRS. Okay. VAR के 2-3 ऑप्शन दिख रहे होते, VARS जो है वो ऑप्शन आपको लेना है। हाँ चल, सॅम्पल साठीच आहे ना हे, आपण कॅल्क्युलेट करतो असं। स्टँडर्ड डेविएशन ऑपरेशन आणि स्टँडर्ड साठी येते, STD, हाँ EV, हाँ P आणि S येतात। आ गया है? हाँ, VAR वेरिएंस, VAR V उसको सिलेक्ट, कोई भी सिलेक्ट करो, कोई भी सिलेक्ट करो ना। हाँ, see, so this is variance for population, variance for sample. We need this option because we are using sample data na, so VARS. Okay, select your data and you will get the variance there. आ रहा है? V for van. हाँ, variance. You have to calculate the standard deviation. See, for the standard, इनको दिखाना पड़ेगा तो ध्यान में आएगा। VAR या VARS ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। इवन यू आर गोइंग फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, सी एक तो VAR लीजिए या VARS, वेरिएंस फॉर सैंपल। ओके, हाँ 2007 में हम जो ले रहे हैं उसमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो VAR वाला ऑप्शन है। कुछ कुछ इसमें जो है जो एडवांस में है उसमें बाकी के सारे ऑप्शन भी ऐड हुए, जैसे वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन, वेरिएंस फॉर सैंपल, इस टाइप से। तो जहाँ VARS VARP ऐसे दो आते तो वहां S वाला लो, जहां सिर्फ VAR आता है वहां VAR वाला लो। ठीक है, सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यही है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, सुनिए एक मिनट, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके इसमें 4 से 5 ऑप्शंस अलग अलग आएंगे। व्हेन यू आर फाइंडिंग फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, व्हेन यू आर फाइंडिंग द फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, यू आर हैविंग नंबर ऑफ ऑप्शंस। सी, द फर्स्ट फंक्शन इज STDEV, नीचे क्या एस्टिमेट द स्टैंडर्ड डेविएशन।
लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट, उस समय ये आता है, ये आता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। जैसे वो सैंपल वाला पहला, ये पॉपुलेशन वाला है, उसी में अगर आप वैल्यू होगा लॉजिकल वैल्यू, टेक्स्ट आपका डेटा, उस समय आपको ये यूज करना, टेक्स्ट के लिए होता है। having text, optical values or anything, आगे ध्यान में ऑन दैट टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहला ऑप्शन ना लेते हुए आपने सेकंड ऑप्शन लेना, ओके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आपके, हमारे डेटा में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में सिर्फ क्या है, नंबर्स है। सो सिंपली यूज द फर्स्ट फंक्शन stdEV। आपके स्क्रीन पर कहीं कहीं पर stdEV P आता है या stdEV S आता है, तो सिलेक्ट योर stdEV S बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर फाइंडिंग द, ओके। सो यूज दिस stdEV, ओके। उसमें S वाला ऑप्शन होगा वो, एंड देन गिव योर इनपुट नंबर, यू विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन देयर। Basically these are the measures of central tendency and dispersion what you have to calculate for doing your any research, okay। जो टाइप का भी डेटा आपके पास में होगा, आपको सबसे पहले ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही कैलकुलेट करना है, जिसमें मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, देन रेंज आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वेरिएंस आता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स वी आर गोइंग फॉर द फर्दर एनालिसिस। आगे ध्यान में, अभी हमने इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किया, ओके। देखिए ये सबके ध्यान में आ गया, इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन किया, हर एक एक फंक्शन ले रहे हम लोग, मीन चाहिए तो मीन का फंक्शन लिया, मीडियन चाहिए तो मीडियन का फंक्शन लिया, मोड चाहिए तो मोड का फंक्शन लिया। अब इतना एक तो आप इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करो, या इधर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूं, जस्ट यूज अ सिंगल ऑप्शन, यू विल गेट ऑल द वैल्यूज, ओके। एक सिंगल ऑप्शन आपने यूज करना है और आपको सारी की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट, ओके। हम लोगों ने जो डेटा एनालिसिस पैक ऐड किया है ना, उसमें डेटा वाला ऑप्शन है, ओके। नाउ गो ऑन दैट, सी फॉर्मूला, okay, see carefully on the screen, data analysis option, when you click on that, इस टाइप की विंडो ओपन होती है डेटा एनालिसिस की, जिसमें एनालिसिस के टूल्स दिए हुए हैं सारे के सारे, उसमें सारा आता है, एनोवा है, कोरिलेशन है, कोवेरिएंस है, एंड 4 नंबर पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ओके। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को सिलेक्ट करके उसको ओके कर दीजिए, मेरे साथ में करते जाइए तो आपका हो जाएगा। एनालिसिस, अब इनपुट रेंज जो है ना, इनपुट रेंज में हम लोग को हमारी वैल्यूज सिलेक्ट करना है, हमारी जो वैल्यूज सिलेक्ट करना है इनपुट रेंज में, तो अब देखिए अगर आपका डेटा रो में है तो सिलेक्ट द ऑप्शन रोज, अब हमारा डेटा कॉलम्स में है, isn't it, we are placing our data in form of columns, तो we group by columns। अगर आप यही रो में लिखते हो, जैसे मार्क की एक रो और इसकी रो होती, तो यू सिलेक्ट बाय रोज, ध्यान में आ गया, रो एंड कॉलम्स, ये कॉलम्स में है। देन वी हैव टू सिलेक्ट द आउटपुट रेंज, आउटपुट रेंज वेयर वी वांट, आउटपुट के लिए क्या कीजिए, एक उसके बाद समरी क्लिक कर दिया उसको, जस्ट प्रेस, just press OK. You will get the complete arithmetic mean, standard error, median, mode, standard deviation, variance, kurtosis, skewness, mean, minimum, maximum, sum and count. Everything is there. Okay. The parameter you want, you can select over there. Yes.
ओके, सो दिस इज इनपुट रेंज हो गया। देन बाय कॉलम्स आउटपुट के लिए ब्लैंक सेल सिलेक्ट किया आप लोगों ने ये। ओके, नाउ समरी स्टेटमेंट जस्ट प्रेस ओके। हो गया, जस्ट प्रेस ओके। ओवर राइट हो रहा है वो कहीं, एक मिनट। Online participants, I will be doing this once again. Please take a look of this very carefully. Thank you. क्या होता है, कभी कभी रन करते समय तकलीफ होता है। गेटिंग? अब देखिए, जैसे पहले आपने इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किया था, अभी यहाँ पर सारे के सारे एक साथ आ गए। आगे ध्यान में। सो दिस इज द ऑप्शन टू यू। जस्ट गो इन द डेटा एनालिसिस ऑप्शन, select the descriptive statistics there, give properly the input range, okay, and you will get the all parameters at the same time. आगे ध्यान में, मीन भी आता है, मीडियन आता है, मोड, सारी की सारी चीजें एक साथ आ जाती। क्या हो रहा है? नहीं नहीं, वही आउटपुट रेंज वही लीजिए। ओके कीजिए इसको, हो गया है। एक मिनट, आउटपुट रेंज ओवरलैप हो रही है वो कहीं पर। ये सारी चीजें लैप हो गया तो सो बेस्ट वे स्टैटिस्टिक, एक साथ ही आप सारी चीजें वहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। आगे ध्यान में। अब देखिए, ये हो गया आपका सबसे पहला कैलकुलेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको आता है सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। क्या हुआ? हाँ, यस, ओके। इनपुट रेंज वहां से, हाँ, कॉलम्स, आउटपुट रेंज देखिए, आउटपुट then input it, okay, then summary statistics, okay, then press okay. You will get all the values there: mean, standard deviation, median, mode, skewness, kurtosis, and so this is basic calculation of measures of central tendency, measures of dispersion. ठीक है, अब तक कोई डाउट है किसी को? देखिए, दो इंडिपेंडेंट वे से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले तो बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑप्शन वी आर कैलकुलेटिंग ईच मेजर इंडिपेंडेंटली। ये आपके पास में एक ऑप्शन है, फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला पर से जो चाहिए वो कैलकुलेट कीजिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जस्ट कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन, यू जस्ट यूज द फॉर्मूला फॉर मीन एंड गो फॉर द फर्दर एनालिसिस। अगर आपको सारे के सारे चाहिए तो यूज दिस डेटा एनालिसिस ऑप्शन, आपको सारे के सारे एक जाते हैं। आगे ध्यान में। सो इट चॉइस इज योर्स, आपका प्रोजेक्ट क्या बोलता है, अरिथमेटिक मीन से ही कंटिन्यू करना है। यू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला ऑप्शन। ओके, इफ यू वांट द कंप्लीट समरी, ओके, देन गो डेटा एनालिसिस ऑप्शन, सिलेक्ट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड यू विल गेट द कंप्लीट ऑप्शंस देयर। यहाँ पर सारे मेजर्स आगे देखिए, दिस इज द मीन, median and mode means these are the measures of central tendency. Then there is a standard deviation and variance, these are the measures of dispersion. Skewness is also there, kurtosis is also there, range is also there. Okay, so all the summary statistics can be calculated using a single. आगे ध्यान में। After that, these functions we have discussed how to calculate mean, median, mode, harmonic mean, geometric mean, then measures of dispersion, that is range, variance, standard deviation, skewness and kurtosis. Basically these are under the descriptive statistics option. Okay, now next one, जब आपके ये कैलकुलेशन हो जाते हैं सारे के सारे, यहां से आपका जो होता है सेकेंडरी एनालिसिस स्टार्ट होता है। सी हियर, ये जो ऑप्शंस है दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा एनालिसिस। कैलकुलेटिंग एनी मेजर्स, for calculating measures means you are just finding a representative values to your big data.
जो आपका बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाली छोटी छोटी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट वाज नोन एज द कैलकुलेशन ऑफ समरी स्टैटिस्टिक्स. ओके, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ऑफ आवर डेटा. नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द सेकेंडरी एनालिसिस विच इज द वेरी मेजर पार्ट. आगे ध्यान में, सेकेंडरी एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. ओके, ये टॉपिक हुआ है आपका थ्योरी में कभी? कोरिलेशन मीन्स व्हाट और रिग्रेशन मीन्स व्हाट? थ्योरी में नहीं हुआ है. सी, simply I will try to explain you what do you mean by correlation and what do you mean by regression. Okay, correlation is the method in which we are establishing a linear relationship between two variables, or basically which gives us the linear relationship between two variables. If there are say two variables x and y, x represent करता है height, y represent करता है weight. आगे ध्यान में, x में weight की वैल्यूज है, सॉरी height की वैल्यूज है, और y में weight की. These are two different variables. Are they correlated? Is there any kind of relation? That we are going to find using the correlation. Correlation दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, सी पॉजिटिव correlation means what? Whenever the values of both the variable moves in the same direction, either upward direction or either डाउनवर्ड. अपवर्ड मीन्स दोनों की वैल्यू आइदर इंक्रीज हो रही है, नहीं पहले की इंक्रीज हो रही है, दूसरी की भी इंक्रीज होती है, पहले की डिक्रीज हो रही है, दूसरी की भी डिक्रीज होती है. ऑन दैट टाइम देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो द डिमांड एंड प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, उसकी प्राइस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. डिमांड कम हो गई, प्राइस क्या हो जाती है? कम. जैसे अभी समर चल रहा है, समर्स में गॉगल्स के रेट बढ़ जाएंगे, कैप के रेट बढ़ जाएंगे, जो जो भी समर्स में लगता है, समर्स में हर एक चीज के रेट अभी बढ़ जाते हैं. जैसा विंटर, जैसा रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, सारे के सारे रेट क्या हो जाते हैं? डाउन. मींस एज डिमांड इंक्रीज, प्राइस आल्सो इंक्रीजिंग. पॉजिटिव कोरिलेशन. एज डिमांड डिक्रीज, प्राइस आल्सो डिक्रीजिंग. आ गया? आइदर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, वी से दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. मींस इफ द वैल्यूज ऑफ हाइट आर इंक्रीजिंग, ऑन द सेम टाइम वैल्यूज ऑफ वेट आर आल्सो इंक्रीजिंग, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. आगे ध्यान में. और अगर वैल्यूज ऑफ हाइट आर डिक्रीजिंग and values of weight are also decreasing, there is also a positive. Means whenever your variable, two variables moving in the same direction, upward or downward, there is a positive correlation. और इसके रिवर्स जो होता है वो होता है नेगेटिव. यानी कि whenever both the variables moves in opposite direction, एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है? कम हो रही है. फॉर एग्जाम्पल द अवेलेबिलिटी एंड द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक आधी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और उसकी प्राइस. जैसे हम लोग देखते हैं बहुत से बार प्याज के रेट बहुत बढ़ जाते हैं. क्यों बढ़ते हैं? मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, प्राइस बढ़ जाती है. मींस अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस. जैसे मार्केट में प्याज आ जाता है, अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस. रिवर्स ऑप्शन है दोनों इसमें. दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव कोरिलेशन. आगे ध्यान में. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दीज टू काइंड्स ऑफ relationship or linear relationship between two variable, whether it is a positive or whether it is a negative. अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो एनालिसिस की मेथड अलग होगी, नेगेटिव कोरिलेशन है तो उसकी एनालिसिस की मेथड अलग होगी. और अगर ये दोनों नहीं है, सो देयर इज नो कोरिलेशन. मींस फॉर एग्जांपल हाइट एंड आईक्यू ऑफ अ स्टूडेंट. हाइट और आईक्यू में कोई रिलेशन है क्या? जिसकी हाइट ज्यादा है उसका आईक्यू ज्यादा होता है, और जिसकी हाइट कम है आईक्यू कम होता है, ऐसा कुछ है? नो, देयर इज नो रिलेशनशिप. ओके, सो देयर इज नो कोरिलेशन. अगर कोरिलेशन नहीं है वहां पर तो यू हैव टू यूज द अनदर मेथड ऑफ एनालिसिस. तो आपके पास में जो कोई भी डेटा है, इफ यू आर स्टडीइंग द सम साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स ऑफ द एथलीट्स, ओके, तो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स का आपके एथलीट के परफॉर्मेंस के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन कैलकुलेट कीजिए एंड फर्दर एनालिसिस कीजिए. नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन कैलकुलेट कीजिए, देन फर्दर एनालिसिस कीजिए, लाइक दैट. आगे दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ एनालिसिस इज वेरी नेसेसरी before proceeding for the testing or modeling of your data. This is known as the correlation. आगे ध्यान में, एक तो ये पॉजिटिव होता है, एक तो ये नेगेटिव होता है, और दोनों नहीं है तो नो कोरिलेशन होता है. आगे ध्यान में, डिपेंड ऑन द लीनियर रिलेशनशिप यू हैव टू गो फॉर द एनालिसिस. ओके, सिंपल होता है. जैसे हम लोगों ने मीन मीडियन मोड का फंक्शन यूज किया ना, वैसे कोरिलेशन का फंक्शन यूज कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन. ओके, सिंपल वी आर यूजिंग. सी, जैसे हम लोगों ने इसको इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किया था, देखो दोनों मैं आपको बताता हूँ कोरिलेशन किस तरह से कैलकुलेट होता है. इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना है,
कोरल कोरिलेशन कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने इसके पहले था उस टाइप से कीजिए। इंसर्ट फंक्शन में जाइए, गो इन द इंसर्ट फंक्शन, उसी में जाइए वाला फंक्शन फाइंड आउट कीजिए। दिस कोरल फंक्शन इज हियर, CORREL कोरल फंक्शन। The correlation coefficient between two data. Okay, provided that you have a two data sets. Again में अभी let us consider, see मैं क्या बोलता हूँ, let us consider this as a variable, consider this as a variable, this as a variable, or either this is the data here, the height and y is the weight, like this and weight. तो data लेना है, x is the variable, weight, okay, and go in the insert function, find your correlation function, that is coral. Double click on it. See here we have to है वेरिएबल x इन array 1, वेरिएबल y array 1 में सिलेक्ट कीजिए द वेरिएबल x, इसमें सिलेक्ट कीजिए array 2 में द वेरिएबल y, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन आप दो array, जस्ट गो टू द इंसर्ट फंक्शन पूरा find the cell there which returns the correlation. Then when you click on it, array 2 give the input of variable y, x और y की वैल्यूज इनपुट दीजिए उसमें, दोनों इसमें, you will get the correlation value here. काय झालं बेटा जा ना त्याच्यामध्ये इन्सर्ट फंक्शन मध्ये तू फॉर्म्युलाज इथे फॉर्म्युलाज मध्ये जायचं. हा आता इथे ठीक आहे, इथे शोध आता कोरल खाली खाली याच्यामध्ये जाऊ. नमस्कार मॅडम. कोरिलेशन फाइंड करो, CORR यार देता ही है नीचे व्हाट इज रिटर्न, उसकी यू हैव टू फाइंड दैट. या कोरल रिटर्न तो कोई भी ये नीचे देखना है आपने कि वो क्या देखना है. आ गया तो गेटिंग वन दे दिया. अब एरो 2 दे दो, एरो 2 ये गलत हो गया, लेकिन उसका ये गलत हो गया. इसको फिर से सिलेक्ट कीजिए, इसमें जाइए, इसको क्लिक कीजिए, हाँ सिलेक्ट कीजिए डेटा, वो उधर वाला नहीं नहीं, ब्लैंक सेल कभी नहीं सिलेक्ट करना, उसमें गार्बेज वैल्यूज होती है. नहीं ये भी नीचे वाला भी नहीं, ऐसा गड़बड़ होती है तो सिंपली क्या करना, देखो मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ. माउस छोड़ दो, इसके ऊपर क्लिक करो. The voice is not gone, guys. The voice is not gone. The resource person is explaining to the offline participants. So please be patient. He will be joining you soon. Don't worry about it. The voice is not gone. इसको क्लिक कर देगा. एरे 1 में पहला वो भी लिया चले, सीरियल नंबर ले लो, एरे दूसरे एरे 2 में वो ले लो, मार्क्स 1 आ गया. गेटिंग correlation. Okay, now see this is simply correlation coefficient using the function coral. Okay, अभी डेटा एनालिसिस में जाके करते हैं. यहाँ पर क्या होगा, आपको कोरिलेशन अगर देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल है x एंड y, if I am having, I have to calculate the
कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे है, आई हैव टू कैलकुलेट द कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी, देन ए एंड सी, देन ए एंड डी, इस टाइप से करना है तो उस समय ये जो फंक्शन है आपको 10 बार रन करना पड़ेगा। बेटर वे वी हैव टू गो इन द डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस ऑप्शन में जाइए, वहां पर कोरल फंक्शन है, उसको यूज करते हैं तो जितने भी आपके पास में वेरिएबल्स हो गए वो सबका समराइज फॉर्म में आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करके देता है। ओके, लेट्स सी हाउ टू कंप्यूट द कोरिलेशन यूजिंग द डेटा एनालिसिस ऑप्शन। ओके, देखिए सिंपली गो इन योर डेटा एनालिसिस, डेटा एंड डेटा एनालिसिस। ओके, यहां पर कोरिलेशन एक ऑप्शन दिखेगा आपको, एनालिसिस में आने कोरिलेशन, ओके, देन इट आस्क फॉर द इनपुट रेंज। ओके, इनपुट रेंज देते समय यहाँ पर समझ में आ रहा है, आपके पास 3 है तो 3 कॉलम सिलेक्ट कीजिए, 4 वेरिएबल तो चारों सिलेक्ट कीजिए, 5 है तो 5 सिलेक्ट कीजिए, जितना चाहिए आपको उतने सारे के सारे आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 2 ही वेरिएबल है, बाई वेरिएबल, वी सिलेक्ट बोथ द डेटा एट द सेम टाइम। ओके, लाइक दिस, सी मैं अभी नाउ क्लिक ऑन देयर। ओके, यहाँ पर ग्रुप बाय कॉलम है, कॉलम्स में डेटा है तो ग्रुप बाय कॉलम कीजिए, रोज में डेटा है तो ग्रुप बाय रोज कीजिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है लेबल्स इन अ फर्स्ट रो, दिख रहा है वहां पर, यानी कि आपका अगर लेबल सिलेक्ट किया होगा अगर होगा तो फर्स्ट रो वो किसको डिनोट करता है, लेबल्स को, बाद में कोरिलेशन कैलकुलेट करता है। आगे ध्यान में, इफ यू आर सिलेक्टिंग योर लेबल देन इसको आपको टिक मार्क करना है कि लेबल फर्स्ट रो एंड कोरिलेशन इन द सेकंड रो। और फिर उसके बाद में आउटपुट रेंज के लिए select the output range. Okay, if I select this and press OK to get calculation x height y weight, x height y weight. Okay, पहले वो बल्स लेता है इधर and this is the correlation coefficient we have calculated first. अगर हमें ये जो 1 पर नेक्स्ट नंबर लेगा, अगर हमें 3-4 कॉलम्स है तो वो इस टाइप से कैलकुलेट करते हुए जाएगा। अगर correlation analysis using Coral function in data analysis और correlation in data analysis। यार भी अगर कभी कभी मल्टीपल कोरिलेशन ये यूज होता है whenever you are interested in computing multiple correlation, आपके पास में 2 से ज्यादा वेरिएबल्स है, उनका एक साथ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, you have to give the complete input here and it will provide you the correlation of bivariate data, means first with second, second with third, third with fourth, fourth with fifth and so on। आगे इस टाइप से कोरिलेशन कैलकुलेट करता है। यहां तक आगे सब लोग हाउ टू टेक द कोरिलेशन। ओके, ध्यान में आ गया है। नाउ सी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट यू हैव टू कंटिन्यू विथ योर एनालिसिस, यानी कि किस किस चीज पर एनालिसिस डिपेंड करता है। पहले तो आपका एनालिसिस डिपेंड करता है डेटा पर, सबसे पहले तो वेरिएबल वेदर इट डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, उसके बाद में आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा बनाते हैं, इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, उसके बाद में फिर आपका डायग्राम्स, after that you have to observe the descriptive statistics, whether we are able to calculate mean, whether we are able to calculate median, because everywhere you are not able to calculate mean, arithmetic mean हर जगह पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग। in case of quality सिंपल सा एग्जांपल है, if I give you the data of blood group of 5 persons, 5 लोग हैं, उनका ब्लड ग्रुप का डेटा मैंने आपको दे दिया, पहले का ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। ओके, व्हाट इज देयर एवरेज ब्लड ग्रुप, अरिथमेटिक मीन पर से आएगा क्या? 5 नंबर होते तो व्हाट वी डू, वी ऐड द 5 नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 5। यहां पर तो अट्रीब्यूट है सर, हाउ कैन यू कैलकुलेट द एवरेज? in that case in place of arithmetic mean you have to use the another measure, that is mode or median or any other measure। आगे ध्यान में, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो जितने मेजर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका डेटा किस टाइप से आपके पास में आता है, आपके पास वेरिएबल्स है, अट्रीब्यूट्स है, वो हिसाब से आपको मेजर्स लेना पड़ते हैं, उसके हिसाब से आपको उसका कोरिलेशन फाइंड आउट करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट यू हैव टू कंटिन्यू द एनालिसिस। यहां तक समझ में आ रहा है? इज देयर एनी डाउट? कंप्यूटेशन ऑफ सी descriptive statistics we have studied and computation of correlation coefficient or correlation analysis we have discussed। next point is the regression। okay, next point is the regression analysis। yes, हाँ okay करो, हाँ यहाँ से इनपुट रेंज दो, ये इनपुट लो, पूरा दोनों
दोनों दोनों, ये ब्लैंक सेल नहीं सिलेक्ट करना, उतना ही सिलेक्ट करना। ब्लैंक सेल में गार्बेज वैल्यूज होते हैं। हाँ ये भी है। अभी आपने लेबल्स नहीं सिलेक्ट किया तो इसको डीसिलेक्ट कर दो, डीसिलेक्ट कर दो उसको। आगे ध्यान में आउटपुट की रेंज सिलेक्ट करो, आउटपुट यहाँ पर लेना है। कोई भी ब्लैंक सेल जहां आउटपुट चाहिए वहां गिव देयर, जस्ट प्रेस ओके नो। आ गया? ठीक है। जब आप लोग लेबल सिलेक्ट करते हो तब वो लेबल्स के चेक बॉक्स में जाना है, लेबल्स नहीं सिलेक्ट करते हो तो नहीं जाना है। यस सॉरी, आउटपुट रेंज ब्लैंक सेल जहां आपको आउटपुट चाहिए, जहां आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट रेंज। यस आ गया? ओके, नाउ सी वी आर डिस्कसिंग द रिग्रेशन। मैडम 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 कितने बजे तक कंटिन्यू करते हैं? हाँ 12 ऑलमोस्ट हो गए, तो रिग्रेशन वाला लेके बैठ कर लो तो। हाँ रिग्रेशन वाला कंप्लीट कर ले तो। हाँ हाँ चलिए, तो रिग्रेशन वाला फिर वो टेस्टिंग वाला रहने दो, टेस्टिंग के लिए फिर 1 घंटा जाएगा। ओके, नाउ सी वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस विच इज रिग्रेशन एनालिसिस। अभी पहले समझ लो रिग्रेशन है क्या। जैसे कोरिलेशन मैंने आपको बताया था, कोरिलेशन इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास बायवेरिएट डेटा है, दो वेरिएबल्स का डेटा लाइक दिस हाइट एंड वेट, उसमें कोई रिलेशनशिप होगा तो लीनियर रिलेशनशिप के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप इन टू वेरिएबल्स, ध्यान में तो मैं क्या बोल रहा हूं, if any kind of linear relationship between two variable, whether it may be positive or whether it may be negative, okay, then the method of predicting values of one variable from the values of unknown variable, okay, method of predicting values of one variable from the values of another variable is known as the regression. इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास में बायवेरिएट डेटा है, see this is the bivariate data here, values of x and y, okay, I am having the values height 4 weight 42 बराबर है, height 5 weight 56, okay, if I am interested in computing if the height is 4.2 what will be the weight? height अगर 4 है तो मुझे weight पता है, बराबर है, 5 है तो मुझे weight पता है, लेकिन अगर 4.5 अगर उसकी हाइट है या 4.8 अगर उसकी हाइट है तो what will be his weight? That I am interested. आगे ध्यान में, because there is a linear relation है, पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसका मतलब क्या है कि if there exists some linear relationship, so I am interested in finding the values of one variable which is unknown to me on the known values of another variable. Means x की वैल्यू मैं assume कर रहा हूँ 4.2, I am trying to find the value of y. आगे ध्यान में, means height is 4.2, what is the value of weight? Or if the weight is say 63 kg, what will be his height? आगे ध्यान में, अगर वेट 63 है, 61 के लिए मुझे पता है क्या है, 63 के लिए मुझे पता नहीं है। आगे ध्यान में, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ y, दिस इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन। आगे ध्यान में, रिग्रेशन इज द प्रेडिक्शन टेक्निक इन विच वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट एंड अनदर वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो डिपेंडेंट हो गया, जिसके ऊपर से फाइंड आउट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो गया। आगे ध्यान में, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि दो मैथमेटिकल मॉडल्स हमको चाहिए रिग्रेशन के लिए। व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द y, you have to use the line x on y, okay. When you are interested in finding the values of y from the known value of x, then you have to use the value of y on x. So मैंने आपको दिखाया, इसमें दो लाइंस वहां पर दिखाई थी, okay. These are the basically lines of regression, okay, x on y and y on x. यहाँ पर हम दोनों वेरिएबल की वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, x की वैल्यू नोन रखकर y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या y की वैल्यू नोन रखकर x की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर टू रिग्रेशन लाइंस, x on y एंड y on x। आ गया? आपको कौन सी वैल्यू पता है, हाइट की वैल्यू पता है, वेट निकालना है तो एक लाइन है, और वेट की वैल्यू पता है, हाइट निकालना है तो दूसरी लाइन। आर यू गेटिंग? ओके, सो दिस रिग्रेशन एनालिसिस विल बी डन यूजिंग द रिग्रेशन डेटा एनालिसिस ऑप्शन। लेकिन उसमें एक होता है रिग्रेशन में, जब हमको वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है,
we have to use some mathematical model. We have to fit some mathematical model to the given data. आपको डेटा को एक ओके देखो मेरे पास में वैल्यूज ऑफ एक्स है, वैल्यूज ऑफ वाई है। आगे ध्यान में, नाउ एक्स की 4 वैल्यू है तो मुझे पता है वाई की वैल्यू क्या है। बट नाउ इफ एक्स इज इक्वल टू से 4.7, ओके, देन आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। एक्स इज इक्वल टू 4.7 है तो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, हमको एक मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल फंक्शन इसको फिट करना होता है। हम यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन फिट करते हैं, उसका फॉर्मेट होता है इट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इस डेटा को हम लोग फिट करते हैं। यहाँ पर y की जो वैल्यू है ये नोन है हमारे पास, अगर में x की भी वैल्यू नोन है हमारे पास में। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m एंड c। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। एक स्लोप होता है इसमें से और एक इंटरसेप्ट होता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इफ वी गेट दीज टू वैल्यूज देन यू कैन एस्टिमेट एनी वैल्यू ऑफ y फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x। अगर आपको m और c ये स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों मिल गए तो आप कोई भी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटेस्ट एस्टिमेट फिट करने के लिए मैं यूज करता हूं डेटा एनालिसिस ऑप्शन। इसमें नीचे अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर रिग्रेशन करके होता है, जैसे कोरिलेशन था उस टाइप से रिग्रेशन है। सिलेक्ट हियर, ओके ओके। नाउ इनपुट y रेंज एंड इनपुट x रेंज है। whenever my variable y is dependent I give the input of y in y input। ध्यान में दो, जब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको y इनपुट क्या देना है, y वेरिएबल देना है। लेकिन अगर आपको x फाइंड आउट करनी होगी तो उसको रिवर्स करना पड़ता है। मैंने आपको 2 लाइन बता ना, x ऑन y एंड y ऑन x, दोनों का यूज होते हैं। एक के ऊपर से y की वैल्यू एस्टिमेट होती है, एक के ऊपर से x की वैल्यू एस्टिमेट होती है। So whenever we are trying to estimate, see in our example we are trying to estimate value of y, isn't it? We are not trying to estimate value of x। x तो पता है मुझे, x क्या है 4.7। I am trying to estimate the value of y। So whenever you are estimating value of y, give the input y input as a y variable। Whenever इसका रिवर्स हो गया कि मुझे y की वैल्यू पता है और x निकालना है तो y इनपुट क्या देना है, x की वैल्यू देना है। ध्यान में रहेगा ये, ओके। नाउ सी आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। सो इनपुट रेंज y में क्या देता हूं मैं, सारी y की वैल्यू। यहां पर से भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो, लेबल्स के लिए ऑप्शन होता है यहाँ पर। एंड इनपुट x में क्या देना है, x की वैल्यू। ये ध्यान में आ गया। इसको रिवर्स कब करना है, जब आपका प्रॉब्लम रिवर्स हो जाएगा। आगे ध्यान में, व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ y एंड यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, क्या कर देना, उल्टा कर देना, y में x की वैल्यू देना और x में y की वैल्यू देना। ध्यान में आ गया। नाउ सी देन नेक्स्ट वन, यू हैव टू सिलेक्ट द लेबल्स। मैंने लेबल सिलेक्ट किया था इसलिए लेबल्स को लेता हूं, बाकी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑलरेडी है। सिलेक्ट द आउटपुट रेंज हियर, ओके। आउटपुट रेंज लेने के बाद में सी थोड़ा बड़ा होता है इसका समरी,
आई एम टेकिंग आउटपुट रेंज हियर. देन अगर आपको रेसिडुअल्स चाहिए, यू टेक हियर रेसिडुअल्स. रेसिडुअल प्लॉट चाहिए तो रेसिडुअल प्लॉट मींस ग्राफ ऑफ दैट रेसिडुअल. रेसिडुअल क्या होता है मैं आपको समझा के बताता हूँ. अभी रेसिडुअल इसका ग्राफ चाहिए तो वो लीजिए, सिंपल वाला ग्राफ चाहिए तो लाइन फीट ग्राफ लीजिए, जो चाहिए आपको ऑप्शन इसमें से आप ले सकते हैं. जस्ट प्रेस ओके, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ समरी हियर. देखो यहाँ पर इतनी बड़ी समरी आ गई. ठीक, अब इस समरी में देखो क्या क्या चीजें उन्होंने कैलकुलेट करके दिए, आपको ध्यान देना है. सबसे पहले मल्टीपल आर, इट मींस दैट रिग्रेशन के कोएफिशिएंट, रिग्रेशन लाइन के दो कोएफिशिएंट, एक्स ऑन वाई के लिए कोएफिशिएंट होता है, वाई ऑन एक्स के लिए कोएफिशिएंट होता है, वो उसने कैलकुलेट किया है. देन आर स्क्वायर, इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोलते हैं. यानी कि आपने फिट किया हुआ जो लाइन है या इक्वेशन है, ये आपके डेटा की कितनी अच्छे से वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता है, उसका परसेंटेज ये होता है. इट इज 0.97 मींस व्हाट, द एस्टिमेटेड मॉडल और फिटेड मॉडल एस्टिमेट 97% एक्यूरेट वैल्यू. आगे ध्यान में, हम प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं ना वैल्यू. We are predicting the value na, value of x is known and we are trying to predict the value of y. How much it is accurate? It is 97% accurate given from this value. Are you getting my words? आपका मॉडल जो आपने फिट किया ये कितना एक्यूरेट है यहाँ पर से पता चलता है. बाकी एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर, ये सारी चीजें आपके ऊपर से आती है. देन नेक्स्ट इज द एनोवा टेबल. और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. मैंने आप लोग बोला था हम लोग को मॉडल फिट करना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट एंड द स्लोप. बराबर है, इंटरसेप्ट एंड द स्लोप हम लोग को फाइंड आउट करना है. यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड द वैल्यू ऑफ c हियर. आगे ध्यान में, c मींस द कांस्टेंट हियर एंड देन m इज द स्लोप. ओके, तो यहाँ पर जो ये होता है आपका, ये आपका कांस्टेंट है c. x हाइट जो दिख रहा है ना, ये हो गया आपका कांस्टेंट c का वैल्यू, और ये हो गया आपका m का वैल्यू. मींस व्हाट इक्वेशन आपका क्या आता है, देखिए योर इक्वेशन बिकम्स नाउ y इज इक्वल टू, सी केयरफुली, y इज इक्वल टू यहाँ पर mx. अब m की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, द वैल्यू ऑफ m इज दिस इंटरसेप्ट, इट इज 5.5. मींस आपका इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू 5.5 x प्लस आगे क्या आ जाता है, c की वैल्यू मींस योर इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट की वैल्यू है आपकी 9.5. इट इज गिवन हियर. ओके, देन यू हैव टू राइट हियर इट इज इक्वल टू 9.5. तो ये हो गया आपने फिट किया हुआ इक्वेशन. ओके, when I put the value of x is equal to 4.7, I will get the value of y here. Okay, देखो कैसे मिलेगी, मुझे ये y की वैल्यू चाहिए ना. y के लिए मैं क्या करता हूँ, I use this equation as like this. See, सबसे पहले क्या है हमारे पास में 5.5 इंटू एक्स है, तो 5.5 ये हो गई m की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या लिया है हम लोगों ने, 4.7. ध्यान में आ रहा है, वैल्यू ऑफ x इज 4.7 एंड देन प्लस क्या लिया है उसके साथ में, इंटरसेप्ट इज 9.5. Okay, and enter. This is the value for 4.7, that is 35.5. Okay, this type of values we can predict here. और ये जो होता है ये होते हैं रेसिडुअल्स. यहाँ पर जो आए हैं, these predicted values are here. Okay, 33, 43.5, 53, 62.5 and 72. Okay, इस टाइप से हम लोग को वहां पर इक्वेशन फिट करना है, and we are trying to estimate the different values of x for different values of y and for different values of y for different values of x. Okay, by using this intercept and this constant. Okay, समझ में आ रहा है, are you getting or not? Yes, हाँ, वही मेरे दिमाग में वही है, क्योंकि अपनी वैल्यू उल्टी हो गई उसकी. एक्चुअली what happened, see, whenever we put value of c as a 9.5 and intercept as 5.5. Actually it is my mistake, we have to put value of this intercept as a 9.5 here. यही मैं ढूंढ रहा था कि कोई है कि सब सो गए, यही ढूंढ रहा था कोई है कि सब सो गए. That's why I give the input wrong. क्योंकि क्या होता है, इतना समरी बताता हूँ तो ऐसे आता, क्या समझ नहीं आता है, धुंधला हो जाता है सब. किसी के ये ध्यान में नहीं आया, सी हियर पूरी सभी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है ना. 4 के लिए वैल्यू है 42, नेचुरली 4.7 के लिए वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. आपकी वैल्यू तो डिक्रीज हो गई, इसके तरफ ध्यान नहीं किया, किस जाना चाहिए, उसको मैंने रिवर्स कर दिया. एक्चुअली our equation is basically y is equal to 9.5 into this. Whenever we put here, okay, or correct this equation here, we will get the accurate answer. It is 9.5 and it is 5.5.
we will get 50.50. Is it okay now? चलो तो सो रहे नहीं थे, सुन रहे थे, ऐसा सोचना पड़ेगा. So be careful when you are watching or teaching anybody, you have to focus on all the values. अगर 4 के लिए वैल्यू 42 है तो 4.7 के लिए वो बढ़ना ही चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए था. It means there is some mistake. आगे ध्यान में. So this is the regression analysis you have to do, and from these models you have to predict the values for x and y. आगे ध्यान में. So this is the prediction technique. I think, ma'am. Okay. हाँ 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 हाँ. नहीं, अभी मैंने डेटा यहाँ इंक्रीजिंग लिया इसीलिए. We have to decide from this. This is correlation coefficient. कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो रेंज होता है ना, वो -1 to +1 होता है. +1, 0 से लेकर +1 तक उसकी वैल्यू आती है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0 से लेकर -1 की तरफ तो नेगेटिव कोरिलेशन है. 0 आती है तो नो कोरिलेशन है, 1 आती है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, -1 आती है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. दिस इज द रेंज ऑफ दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट. हाँ, ANOVA. I think for that ANOVA and ANCOVA are very major techniques. For that you have to first understand the testing of hypothesis, large sample test, small sample test, parametric test, non-parametric test, and then we move for the ANOVA. So maybe in the next session or next time, whenever you call me, we will decide complete testing of hypothesis, starting from the definition of hypothesis to the ANCOVA. क्योंकि अभी अगर स्टार्ट करता हूँ ना मैं, तो उसको एंड होने के 2 घंटे लगेंगे कम से कम. नहीं ना होगा. Okay. So this is all about the statistical analysis. So if you are having any doubt, you may ask the question. किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. That session is open for all. Okay. Yes. If you are having any question, anybody? Okay, then thank you very much for patience listening. Okay, अगर कोई भी डाउट होता है तो you can call me anytime. I will solve your queries. Thank you very much, ma'am, and thank you very much to Khandagade sir and HUPM staff. Thank you very much, sir, for this session. Really, that session was very interesting, especially क्योंकि ये पूरा practical based था. इसलिए मुझे लगता है शायद कि इस प्रकार के 2 सेशन या 3 सेशन हो जाएं तो मेरे सारे के सारे एमटेड के बच्चे, इवन जो भी इस वर्कशॉप में हैं, शायद वो अपनी डिसर्टेशन, अपना थीसिस, अपना ओन वर्क खुद करने के लायक हो जाएंगे. तो मैं इस उम्मीद के साथ कि फर्दर जब भी हमें आपकी जरूरत पड़े तो आप हमारे बच्चों को इस प्रकार के इस ढंग से आप हमारे लिए अवेलेबल होंगे, ऐसी आशा करती हूँ. दैट सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि सभी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और सबने खुद करके देखा है. जहाँ प्रॉब्लम्स आई, जो डिफिकल्टीज आई, उसको आपने तुरंत वहीं पे सॉल्व किया और वो आगे उसके हिसाब से आगे बढ़ते गए. सो फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. Hello. So our next session will be start at